नमस्कार साथियों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का सबसे चिर प्रतिष्ठित टॉपिक उपसर्ग। ठीक है, तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम चलते हैं सीधे उपसर्ग पर। उपसर्ग क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जब हम बात करते हैं उपसर्ग की, तो उपसर्ग में हमारे उप और सर्ग, इन दो शब्दों को देखिए। ठीक है, जब हमने बात की थी यहां पर, जब हमने आपसे बात की थी कि जब हम संधि को बनाते हैं तब उसमें क्या होता है, दो वर्ण आपस में मिलते हैं। ठीक है, संधि में दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें कोई ना कोई विकार होता है। फिर उसके बाद में हमने बात की समास की, तो समास में भी क्या होता है, समास में भी उसी प्रकार से आपके शब्द जो है वो आपस में आकर जुड़ते हैं। अब अगर हम बात करें उपसर्ग की, तो उपसर्ग में हमें क्या करना है दोस्तों, उपसर्ग में कुछ ऐसे शब्द के अंश होते हैं जो आगे आकर जुड़ेंगे शब्द के और उसके पूरे अर्थ को बदल देंगे। ठीक है, पूरा अर्थ बदल जाएगा। शुरुआत में अगर हम वापस बात करें, संधि में दो वर्ण मिल रहे थे, उनमें परिवर्तन हुआ। समास में दो शब्द मिले, एक नया शब्द बन गया। उपसर्ग में उपसर्ग आगे जुड़ेगा, एक नया शब्द बनेगा, लेकिन पूरा उसका अर्थ बदल जाएगा, पूरा अर्थ बदल जाएगा। क्या उनके अर्थ हो सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें हमें समझनी है, किस किस प्रकार से उसमें हमें आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें हम उपसर्ग के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, उपसर्ग जो है दोस्तों, ठीक है, इसमें समझिए उप और सर्ग, ये शब्द भी किससे मिलकर बना हुआ है, ये शब्द भी उपसर्ग से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम बात करें मूल शब्द होंगे। ठीक है, मूल शब्द होंगे, मूल शब्द के आगे जुड़कर, ठीक है, जो शब्द किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाएंगे और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, मूल शब्द जरूरी है, मूल शब्द के आगे जुड़ेगा। अब यहां पर देखिए, मूल शब्द के आगे हम जोड़ेंगे, वो होगा उपसर्ग। मूल शब्द के आगे जोड़ना है, कोई भी मूल शब्द होगा, उस मूल शब्द के आगे जोड़ने पर शब्द बनेगा और परिवर्तन आ जाएगा। जैसे एक शब्द बता रहा हूं, देखिए एक शब्द है गमन। ठीक है, गमन का अर्थ होता है जाना, गमन का अर्थ होता है जाना। अब यहां पर मैं इसमें एक उपसर्ग जोड़ूंगा और इसका अर्थ बदल जाएगा, जाना अर्थ नहीं रहेगा, उसका अर्थ रह जाएगा आना। ठीक है, मतलब तुरंत इसका विलोम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको यही देखना है कि इसका विलोम भी बन रहा है, एक नया शब्द भी बन रहा है, लेकिन परिवर्तन क्या हो रहा है, परिवर्तन केवल हुआ उपसर्ग उसमें आकर जुड़ा। आगमन, मैंने इसमें जोड़ा, और जोड़ते ही क्या हुआ, इस शब्द में परिवर्तन आ गया, उसको हम कहते हैं उपसर्ग युक्त शब्द। ठीक है, उपसर्ग युक्त शब्द मतलब जिसमें उपसर्ग आगे आकर जुड़ जाए। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा ना, शब्द के आगे जोड़ना है, तो यहां पर बात हम फिर से कह रहे हैं, आगे जोड़ना है, आगे जोड़ते ही पूरा का पूरा अर्थ जो है वो बदल जाएगा। कभी विपरीत अर्थ बन जाएगा, कभी एक नया शब्द बन जाएगा जिसका विशिष्ट अर्थ निकलेगा। तो यहां पर हमें जो ध्यान देना है वो यही ध्यान देना है कि शब्दों में हमें कौन से उपसर्ग जोड़ने हैं और किस प्रकार से वो आगे जुड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम बात करें तो उपसर्ग जो है हमारे शब्द निर्माण में तीसरे पायदान पर आता है। ठीक है, शब्द निर्माण में तीसरे पायदान पर आता है, जिसमें सर्वप्रथम पायदान पर संधि, दूसरे पायदान पर आपके समास और तीसरे पायदान पर उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर अगर हम बात करें और समझें, क्या समझना है कि उपसर्ग की जो हमारी परिभाषा बनती है वो क्या बनती है। ठीक है, देखिए वह शब्दांश, उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है शब्दांश।
ठीक है, शब्दांश लिखा हुआ है। शब्दांश का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें संधि करें तो यहां पर ये आया आपके शब्द और अंश। अंश का मतलब वो क्या हो गया, भाग। मतलब क्या होगा कि शब्द का भाग जो होगा, शब्द का भाग जो होगा वो आगे आकर जुड़ेगा। शब्द का भाग होगा, शब्दांश मतलब शब्द का भाग होगा, वो आगे आकर जुड़ेगा और आगे आकर जुड़ने के बाद में क्या करेगा, परिवर्तन लेकर आएगा, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उपसर्ग की अगर हम बात करें तो उपसर्ग हमारे कौन कौन से प्रकार के हैं। ठीक है, देखिए कि हमारी हिंदी जो है, हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा का देखिए विकास हुआ है। विकास किससे हुआ है, हिंदी भाषा का विकास हमारा ही हुआ है संस्कृत से। संस्कृत से विकास हुआ है। ठीक है, संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि जब संस्कृत के शब्द थे, इन शब्दों को हमने अपनाया। संस्कृत के शब्दों को हमने अपनाया। क्यों अपनाया, क्योंकि संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है। तो संस्कृत के सब शब्दों को हमने अपनाया, तब उसमें क्या हुआ कि जो संस्कृत के जो शब्द थे उनके साथ साथ संस्कृत के उपसर्ग भी आए। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग आए। संस्कृत भाषा से जो हमारे पास में उपसर्ग आए वो संस्कृत भाषा के उपसर्ग बने। फिर अगर हम बात करें तो यहां पर आप समझिए कि जो हमारी खुद की भाषा जो है तो उसमें आ जाएंगे हिंदी के उपसर्ग। और अगर हम बात करें तो आएगा विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा उपसर्ग मतलब हमें जो पढ़ने हैं, उन पढ़ने में हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, हमें संस्कृत के उपसर्ग पढ़ने हैं, हमें हिंदी के उपसर्ग पढ़ने हैं और हमें विदेशी भाषा के उपसर्ग पढ़ने हैं। संस्कृत के भी पढ़ेंगे, विदेशी भाषा के पढ़ेंगे और हिंदी के भी पढ़ेंगे। इसमें अब यहां पर बात ध्यान समझने वाली है कि सर संस्कृत में, हिंदी में और विदेशी भाषा में हम इनको बांटते क्यों हैं? क्योंकि हर एक शब्द जो है वो अपने समुदाय के साथ ही जाकर जुड़ेगा। अपने समुदाय, जैसे अगर हम आपकी बात करें तो आप जो हैं वो अपने परिवार के साथ ही जुड़ना चाहोगे। ठीक है भाई, अगर हमारी पहचान जो होती है वो किससे होती है, परिवार से होती है। तो हमारी परिवार से पहचान होती है तो हमें क्या करना है, यहां पर भी एक शब्द जो है वो एक परिवार का है। ठीक है, और अगर उपसर्ग आ रहा है तो वो उसी परिवार से आ सकता है, वो उसी परिवार से आ सकता है और वो उसमें जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहां पर संस्कृत का उपसर्ग होगा वो संस्कृत से शब्दों के साथ जुड़ेगा। हिंदी का उपसर्ग होगा वो हिंदी के उपसर्गों के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो विदेशी भाषा के उपसर्ग होंगे वो किस में जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे हमारे विदेशी भाषा में। अब विदेशी भाषाओं में कौन कौन सी भाषा, वे सारी भाषाएं जो यहां आई किसी न किसी रूप में। जैसे यहां पर हमारे पास में पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, अंग्रेज आए, ठीक है, अरब से लोग भी आए। ठीक है, तो उन सब की भाषाओं से हमने हमारी भाषा में कुछ शब्द सम्मिलित कर लिए और हम बोलते हैं। ठीक है, हम उन शब्दों को बोलते हैं, प्रयोग में लाते हैं। बहुत बार बिना हमें ध्यान चले हम जो है वो उन शब्दों को प्रयोग करते हैं, और जब हम उनका प्रयोग करते हैं ना तब हमें ये पता चलता है अच्छा ये हम प्रयोग कर चुके, ये इस भाषा से आया है, हिंदी भाषा का नहीं है। तो यहां हमें बारीकी से पता चलेगा कि किस प्रकार संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी भाषा के उपसर्ग हमारे काम में आते हैं और वो अपनी भाषा के साथ में जुड़ेंगे। तो इसमें आपको दोस्तों एक बात और बताऊं, आप दो बातें सीख जाएंगे। क्या बात सीख जाएंगे? पहली बात तो ये सीख जाएंगे कि उपसर्ग जो है वो मूल शब्द में जुड़ेगा, और दूसरी बात मालूम है क्या सीखेंगे? बताओ, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, अनुमान लगाओ क्या हो सकता है। हाँ बोलो। हाँ, दूसरा इसमें यह होगा कि हमें यह पता चल जाएगा कौन सा शब्द जो है वो हिंदी और संस्कृत भाषा का नहीं है। ठीक है, हिंदी और संस्कृत भाषा का नहीं है। अब आप देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप उस उदाहरण से समझिए कि कैसे इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा नहीं है, लेकिन तीसरी अन्य भाषा जो है उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप एक उदाहरण देखिए कि मैंने जैसे लिखा कि
इंस्पेक्टर शब्द होता है। इंस्पेक्टर शब्द होता है, इंस्पेक्टर आप सभी जानते ही हैं, हाँ पुलिस वाला, पुलिस इंस्पेक्टर होता है ना, होता है। तो अब इसमें साथ में जो जुड़ेगा वो अंग्रेजी का ही, क्योंकि ये शब्द किसका है, अंग्रेजी का। अगर हिंदी में होता तो होता निरीक्षक, हिंदी में क्या होता है, निरीक्षक, ठीक है। लेकिन यहां पर हिंदी में तो है नहीं, तो ये किस में है, ये है हमारा अंग्रेजी में। तो अब इसके साथ में अंग्रेजी का ही उपसर्ग जुड़ेगा, अंग्रेजी का ही उपसर्ग जुड़ेगा। और अंग्रेजी का उपसर्ग है आपके सब इंस्पेक्टर। हम बोलते हैं ना सब इंस्पेक्टर, ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के उपसर्ग जो है वो कौन से, अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही जाकर जुड़ेंगे। और यहां पर अंग्रेजी का शब्द कौन सा है, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के साथ क्या जुड़ा, इंस्पेक्टर के साथ में जुड़ गया आपका सब। तो अब यहां पर हम शुरुआत करते हैं हमारे संस्कृत के उपसर्गों से, ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग मतलब वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से आए और संस्कृत शब्दों के साथ में जुड़े, संस्कृत भाषा से आने वाले उपसर्ग हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा से। हाँ सही कह रहे हो, हिंदी हमारी संस्कृत भाषा से ही आई है, एकदम सही बताया आपने, ठीक है। लेकिन उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। विकास किस रूप में हुआ है, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी वैदिक संस्कृत की, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत हुई, लौकिक संस्कृत से आपके पाली हुई, पाली से प्राकृत हुई, प्राकृत से अपभ्रंश हुई, और अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये एक जर्नी है, हमें उस यात्रा पर नहीं जाना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम जो है, कई बार ये बोलते हैं कि संस्कृत जो है वो हिंदी की माता है, ठीक है, वो सही भी है। लेकिन हमें ये भी समझना है कि संस्कृत भाषा से धीरे धीरे विकास होते हुए हम आगे आए हैं, ठीक है, हम आगे आए हैं। तो देखिए संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या समझना है, देखो इस शब्द को समझना है, तत्सम, तत्सम, ठीक है। तो तत्सम मैंने अभी आपको जो बताया कि संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत शब्द के साथ में संस्कृत के उपसर्ग जुड़ेंगे, ठीक है। तो तत्सम का मतलब हुआ वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जिनका जन्म हुआ और हिंदी में वैसे के वैसे ही आगे, हमने उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई भी परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। जैसे कोई विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया और उसको सीधा अगली कक्षा में ले लिया, ठीक है। हाँ ऐसा संभव है नहीं, है ना, नहीं संभव है, संभव हो सकता है, लेकिन विद्यार्थी को पेपर देना पड़ेगा, है ना। हाँ विद्यार्थी को पेपर देना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर संस्कृत भाषा के जो शब्द थे उन शब्दों को हमने ज्यों का त्यों अपना लिया, उसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया। और अगर परिवर्तन नहीं किया तो उन शब्दों को कहा जाता है तत्सम, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, तत्सम, जो संस्कृत में शब्द थे और हिंदी में उनको अपना लिया गया बिना किसी डर झिझक के कि हाँ भाई आप आओ, आप जैसे हो वैसे हम आपको स्वीकार करते हैं, जैसे हो हम आपको वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। ये बात हमने बोलकर जिन शब्दों को अपनाया संस्कृत के, वो हमारे बने तत्सम, ठीक है। तो यहां पर उपसर्ग अभी आपके किसके होंगे, संस्कृत के ही होंगे। आते हैं समझते हैं कौन कौन से उदाहरण इसमें आ जाएंगे, ठीक है, और कौन कौन से उपसर्ग है। कुछ उपसर्गों के नाम यहाँ पर आपके दे रखे हैं, ठीक है। देखिए क्या है उपसर्ग, जिसमें अति आ सकता है, अधि हो सकता है, अनु हो सकता है, अप हो सकता है, आदि। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आदि, ठीक है। आदि का मतलब हो गया ये अभी शुरू हुए हैं, आदि का मतलब यहाँ पर जो है वो अभी हुआ है, इसका ये अभी शुरू हुए हैं। तो अगर शुरू हुए हैं तो और भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। आते हैं अब इनके उदाहरणों पर। अब इनके उदाहरण हम कैसे बनाएंगे, देखिए अति शब्द है, अति शब्द है। अब अति के साथ में मुझे जोड़ना है कुछ, ठीक है, अति के साथ में मुझे जोड़ना है ऐसे शब्द जो इसमें जुड़े और अच्छे भी लगे और एक नया शब्द भी बना दे, एक नया शब्द भी बना दे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं अतिरिक्त, ठीक है। शब्द मेरा क्या था, शब्द था मेरा रिक्त, रिक्त का मतलब खाली, रिक्त का मतलब क्या हुआ, खाली। अतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ हो गया के अलावा,
बदल गया ना पूरा मामला। एक तो कहां खाली और एक हो रहा है के अलावा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा आपका शब्द जो है वो बदल जाएगा, नया शब्द बनेगा, लेकिन उसमें एक नया अर्थ भी आएगा। एक नया अर्थ आएगा, वो आपको बहुत ध्यान देना है कि कौन सा अर्थ आ गया। हालांकि अर्थ नहीं पूछेंगे, अर्थ नहीं पूछेंगे, आपको इसकी चिंता नहीं करनी कि सर अर्थ पूछेंगे कि नहीं, अर्थ नहीं पूछेंगे, पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये इसके साथ में कैसे जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए इसी अनुसार अगर मैं बात करूं, अति के साथ में मैं अगर प्रिय जोड़ दूं, कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? कोई भी परिवर्तन हो रहा है? जैसे संधि में जब हम दो शब्दों को जोड़ रहे थे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, यहां और यहां इनमें परिवर्तन हो रहा था। अब यहां परिवर्तन नहीं हो रहा, शब्द आ रहा है, सीधा अपने आप जुड़ रहा है, लेकिन एक नया शब्द बनाकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला रहा है। अर्थ में परिवर्तन ला रहा है, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर देखिए अधि से हमें कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। देखिए, अगर इसके साथ में मैं कार जोड़ूं, क्या जोड़ूं? कार। इसके साथ में अगर मैं कार जोड़ दूं, या अगर इसके साथ में करण जोड़ दूं, ठीक है, तो मेरे शब्द बन जाएंगे। क्या शब्द बनेंगे सर? एक तो बनेगा अधिकार, ठीक है, और दूसरा शब्द बन जाएगा अधिकरण। अधिकरण कहीं पढ़ा था क्या? याद आ रहा है कुछ? बताओ किसमें पढ़ा था? हाँ, एकदम सही कह रहे हो, अधिकरण हमने पढ़ा था, एक कारक का नाम जिसकी विभक्ति क्या है? में, पर, है ना, ये उसकी विभक्ति है। तो अधिकरण, अधिकार, किसी पर अगर, अब देखो कार का अर्थ होता है आपके सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होगा करना या कार्य। ठीक है, करना या कार्य, लेकिन अब इसके साथ में अधि शब्द जुड़ गया, तो जुड़ते ही इसका अर्थ हो गया हक। अधिकार का मतलब क्या हो गया? हक। अधिक जुड़ते ही। ठीक है, आते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण देखिए क्या कह रहा है, अनु। ठीक है, तो देखो अनु के साथ में मैंने जोड़ा अनुमान। ठीक है, अब एक शब्द जोड़ दिया मैंने और, अनुकरण। अनुकरण, अनुमान, अनुकरण। ठीक है, अधि की अगर हम बात करें, अधिकार, अधिकरण, अधिष्ठाता। ठीक है, अति की बात करें, अति प्रिय, अत्यधिक, अत्यधिक, अति और अधिक मिलकर अत्यधिक, तो वो भी किस में आएगा? वो आपके संधि में भी आ सकता है और उपसर्ग और प्रत्यय में भी आ सकता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में भी आ सकता है, उसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अन्य उदाहरण पर। अन्य उदाहरण हमारा क्या कह रहा है, देखिए अन्य उदाहरण अब आ गया अप। मतलब अब आपको ये याद रखना है कि इधर जो आपके शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है, इन ये सारे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग होना चाहिए क्या है कि अगर हम बात करें तो संस्कृत के उपसर्ग जो हैं उनकी करीबन लगभग जो संख्या है वो आपकी 20 से 21 है। 20 से 21 आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, 20 से 21। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है, संख्या नहीं पूछी जाएगी, इसी प्रकार के शब्द दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनसे शब्द निर्माण करें, या फिर कह दिया जाएगा इनमें कौन सा शब्द देकर कह दिया जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। मूल शब्द को अलग करें, मूल शब्द जो है उसको अलग करना है। अब देखो अप, देखो मैंने बनाया अप से अपमान, बन गया अपमान। दूसरा अपव्यय, व्यय का बना दिया विपरीत, अपव्यय, अपमान और अपव्यय बन गया अपव्यय। फिर देखिए अपि, अपि से शब्द बनाओ, अपि से सर शब्द बनेगा ये लोगो अपि तू, अपि तू। ठीक है, फिर देखिए अगर हम बात करें
अपीहित। अपीहित का अर्थ होता है ढका हुआ। अपीहित का क्या अर्थ होता है? ढका हुआ। तो देखिए शब्द यहां पर दो दो शब्द आपके इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपको यह पता चले कि किन प्रकार से हम शब्दों को जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर मूल शब्द की बात करें, देखो हित हो गया मेरा मूल शब्द, हित मेरा क्या हुआ? मूल शब्द। और अपी इसमें क्या हुआ? अपी हुआ उपसर्ग। उपसर्ग आकर जुड़ा, उपसर्ग आकर जुड़ा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अपी हित पूरा एक शब्द बन गया नया। ठीक है, अब यहां पर देखिए अभी। ठीक है, अभी। अब देखो अभी के साथ में मैंने जोड़ा अभी वादन। ठीक है, अब यहां पर देखिए मान मैंने वहां भी जोड़ा है ना, मान शब्द मैंने लिखा और अब यहां भी मान लिख रहा हूं, दोनों में अंतर देखिए। यहां पर अब मैंने अगर लिखा तो शब्द बन गया मेरा अभिमान। ठीक है, तो देखो ऊपर तो अपमान हुआ। अपमान का मतलब किसी का अगर हम अपमान करते हैं, आपकी अंग्रेजी अगर ट्रांसलेशन करें तो इंसल्ट कर दी। सर आपने मेरी इंसल्ट कर दी, अपमान कर दिया, बेइज्जती कर दी। क्या कर दी? बेइज्जती कर दी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर अप जुड़ते ही उसका अर्थ मान के विपरीत बन गया। लेकिन अगर जब हम इसमें बात करें, मान शब्द था लेकिन इसमें जुड़ा अभी, तो यहां पर अभिमान का अर्थ हो गया घमंड। तो देखो कितना परिवर्तन आ गया। मुझे मान है, ठीक है, मुझे मान है, हिंदी पर मान है, ठीक है, ये हो गया मान। और फिर अगर मैं बोलूं हिंदी पर अभिमान है, तुमने हिंदी का अपमान कैसे किया। अब यहां पर देखिए मान शब्द को ही केवल उपसर्ग जोड़ जोड़कर एक नया शब्द बना दिया गया है ना। ये खेल है बेटा, इसको हम खेलेंगे, ये याद रखो, हमें खेलना है, शब्दों के साथ ही खेलना है। अप में जुड़ेगा मान, अप के साथ जुड़ेगा अपमान बन गया, मान अभी के साथ जुड़ा अभिमान हो गया। जहां एक में शर्म वाली बात होती है, जहां एक में बेइज्जती महसूस होती है, एक में गर्व महसूस होता है। शब्दों का खेल, शब्दों का खेल समझे बेटा, शब्द है। ठीक है, और अब आते हैं आगे वाले शब्दों पर। आगे वाले शब्द हमारे कौन कौन से देखिए। अब आते हैं अव। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए अवमानना। अवमानना, किसी की बात को आप सुनकर जो है वो अगर उसको अनसुना कर देते हो तो वो कहते हैं अवमानना। करते हो ऐसा? टीचर की बात को हम क्या करते हैं? हम सुनकर अनसुना कर देते हैं, तो ये हो गया क्या? अवमानना। ठीक है, फिर देखिए अवतार। तार शब्द था, मूल शब्द क्या था? तार। अब इसमें जुड़ गया अव, तो क्या बन गया? अवतार। तार शब्द था और तार में अव जुड़ा, होते ही क्या हुआ? अवतार हो गया। भगवान ने अवतार ले लिया। ठीक है, तार नहीं लिया, अवतार लिया। क्या लिया? अवतार। ठीक है, अब आगे देखिए आ। अब यहां पर ये ध्यान रखना कि ये जो है ये मेरा स्वर नहीं है। कोई इसको ये मत समझ लेना स्वर जो हमारे वर्णमाला में स्वर आते हैं ये वो वाला नहीं। अब इसमें देखो ये कैसे बदलेगा। सबसे पहले देखो आदेश, आदेश। ठीक है, ये देखो आ जन्म, जन्म भी आ जन्म। जन्म मतलब केवल जन्म, ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ, ये तो जन्म होना, जन्म और मरण। लेकिन आ जन्म जीवन पर्यंत, जब तक मेरा जीवन है, जब तक सांसें चल रही है, जब तक सांसें चल रही है मैं ये कार्य करता रहूंगा, है ना। जब तक सांसें, तो जब तक सांसें चल रही है उसको हम कहते हैं आजन्म। मैं आजन्म आपका आभारी रहूंगा। अब देखो एक शब्द और बोला मैंने, आभारी। ये देखो
मैं आजन्म आपका आभारी रहूंगा। आभारी रहूंगा, आभारी, भार शब्द था, ठीक है, और आभार, आभार मतलब मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, मतलब आपके लिए मेरे मन में जो है वो श्रद्धा उमड़ चुकी है। आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद देना, आभार, हम कहते हैं ना योर वेलकम, इसका मतलब आपका आभार, बहुत बहुत आभार, ठीक है। तो यहां पर हमारे क्या हुआ, अब यहां पर आ जो है ये अलग अलग अगर आपके आ रहा है तो यहां पर मुझे ये भी समझना है कि वो क्या हो रहा है, वो स्वर है या नहीं है, स्वर है या नहीं है। लेकिन अगर मूल शब्द के साथ जुड़ रहा है तो वो वहां पर स्वर का काम नहीं कर रहा, स्वर का काम नहीं कर रहा। फिर देखिए आगे उद, ठीक है। अब यहां पर देखिए उद आ गया, तो अब यहां पर आपको संधि में आपको याद हो तो एक शब्द बताया था मैंने, उत्थान, ठीक है। उत्थान, उत्थान कैसे बना सर, ये तो बनाया था आपने, ऐसे बनाया था, उद के साथ में स्थान था, उद के साथ में क्या था, स्थान था। ये दै जो है वो किस में बदल गया, तय में बदल गया, सह हो गया लोप, सह का लोप हो गया, व्यंजन लोप संधि। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, सही बता रहे हो। और यहां पर उत्तर क्या होगा हमारा, यहां पर एक शब्द बन गया उत्थान, ठीक है। फिर एक देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके आ गया उद्घोषणा, उद्घोषणा, उद्घोषक, ठीक है। जो हमारे मंच से किसी के बारे में जानकारी दे उसको बुलाया जाए, उद्घोषक, घोषणा कही जाए, उद्घोषणा करते हैं ना, मैं उद्घोषणा करता हूं, एक तो घोषणा करना, उद्घोषणा, ठीक है। तो यहां पर उद जो है यहां आपका किसका कार्य कर रहा है, यहां कार्य कर रहा है आपके उपसर्ग का, ठीक है। आते हैं अन्य उपसर्ग पर। अन्य उपसर्ग हमारे क्या कह रहे हैं, देखिए अब आ गया उप, बहुत अच्छा उपसर्ग है ये, क्यों है, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये मेरे इसमें भी तो जुड़ा हुआ है, जिस टॉपिक को मैं पढ़ रहा हूं वहां पर भी तो जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ, ये देखिए जुड़ा हुआ है। उपसर्ग, मूल शब्द क्या था, सर्ग, मूल शब्द क्या था, सर्ग, और सर्ग किसको कहते हैं, समय को कहते हैं। सर्ग जो है वो समय को कहा जाता है, काल को कहा जाता है, खंड को कहा जाता है, भाग को कहा जाता है। तो देखिए उपकार, उपकार, भलाई, उपकार जुड़ा, शब्द बन गया भलाई, ठीक है। अब यहां पर देखिए उपदेश, अभी हमने देखा आदेश, देश मूल शब्द था, ठीक है, उसमें क्या जुड़ा, आदेश, आज्ञा देना, आज्ञा देना जुड़ा ना। अब देखो क्या जुड़ गया, उप जुड़ा, उपदेश, ठीक है। सर आप कितने उपदेश देते रहते हो, ऐसा बोलते हो आप, बताओ मुझे, नहीं ऐसा नहीं बोलते क्या, तो क्या बोलते हो आप, ये बोलते हो, मैं बता रहा हूं, सर प्लीज लेक्चर मत दीजिए, मम्मी प्लीज लेक्चर मत दीजिए, या दोस्त को हम कहते हैं ना, अरे यार लेक्चर मत दे, लेक्चर, उपदेश, लेक्चर का हिंदी में रूपांतरण क्या होगा, उपदेश, ठीक है। उपदेश, उपकार, ठीक है। मुझे उपकार करने के लिए उपदेश मत दीजिए, मुझे उपकार करने के लिए उपदेश मत दीजिए। तो यहां पर देखिए उपकार, ये भी आ गया, उपदेश ये भी प्रयुक्त हो गया, ठीक है। आते हैं दूर और दुस, दूर और दुस, ठीक है। यहां पर देखिए दुर्बल, ठीक है, या फिर देखिए दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ मतलब जो मिलने में मुश्किल हो, जिसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकते, उसको हम कहते हैं दुर्लभ, ठीक है। दुर्बल जिसमें ताकत ही नहीं हो, जिसमें ताकत नहीं हो। देखिए दुस है तो एक दुस से भी बना देते हैं, दुस्साहस, दुस के साथ में जुड़ा तो दुस्साहस, तुम्हारा इतना दुस्साहस, इतना दुस्साहस,
कि कक्षा में सो रहे हो? अरे सोना नहीं है, जागो, जागोगे तभी तो क्या करोगे, बता पाओगे। दुर्बल, दुस्साहस, दुर्लभ, क्योंकि ज्ञान जो है वो दुर्लभ होता है, ज्ञान जो है वो दुर्लभ होता है, ठीक है। ज्ञान दुर्लभ होता है लेकिन उसको सुलभ बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए आगे नी, ये देखो नी से अब हमारे शब्द बनेंगे, ठीक है। ये देखो नियम, यम, यम है हम, यम है हम, वो वाले यम नहीं, सुना होगा ना, यम है हम। लेकिन यम के साथ में अगर जोड़ दिया जाए नी तो क्या बन गया, नियम। क्या बन गया, नियम, ठीक है। फिर देखो अगर हम बात करें तो नीरव, नीरव, जहां पर शोर नहीं हो, ठीक है, ये जुड़ गया। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें और समझें तो हमारे अन्य उदाहरण देखिए क्या कहते हैं। अन्य उदाहरण है निर और निस, निर और निस, जैसे अभी दूर था और दुस था, अब उसी प्रकार निस, निर और निस। तो सबसे पहले बनाओ निर्बल। अब देखो दुर्बल, जो दुर्बल जिसमें बल जो हो बड़ी मुश्किल से लगे, दुर्बल, कमजोर, बल हो ही नहीं। निर्बल, जिसमें बल ही नहीं, निर, निर का मतलब नहीं, ठीक है। फिर देखो निरुद्देश्य, निरुद्देश्य, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं हो, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं हो, निरुद्देश्य, निरुद्देश्य, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए प्र, ये तो बना दोगे, अरे हाँ बनाओ, अच्छे अच्छे शब्द बनाओ। अच्छा ये वाला बनाओ, ठीक है। प्रणाम, प्रणाम बन गया। सर प्रयोग भी तो होता है, हाँ एकदम सही कहा, प्रयोग, प्रयोग भी तो होता है, हाँ प्रयोग होता है, प्रयोग, प्रणाम आए ना यहां पर शब्द। तो यहां पर किसका प्रयोग हो रहा है, हमारा प्रय उपसर्ग, प्रय उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। देखो प्रय उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, प्रयोग, उपयोग, क्या जोड़ रहा हूं, उपसर्ग मूल शब्द के साथ, और मूल शब्द मेरा क्या था इसमें अभी, योग, ठीक है। फिर देखिए प्रति, ये मैंने लिखा प्रति और इसके साथ में मैंने लिख दिया उपकार, ठीक है। तो अब देखो ई और उ, यहां पर ये संधि बन जाएगी तो ये शब्द इस तरह से लिखा हुआ भी आ सकता है, प्रत्युपकार, ठीक है। ये यहां पर आपके शब्द बन गया प्रत्युपकार, प्रति उपकार, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे क्या आएगा, इसमें आएगा हमारे, देखो प्रति दिन, दिन सामान्य रूप से, और प्रतिदिन हर एक दिवस की बात हो गई, तो मूल शब्द दिन और प्रति जुड़ गया। उपकार, देखो कार मूल शब्द था, इसमें दो आपके उपसर्ग जुड़े, प्रति और उप, ठीक है। पहले उप जुड़ा तो उपकार जो बन गया, प्रति जुड़ा तो प्रत्युपकार बन गया। उपकार के बदले उपकार करना, प्रत्युपकार, भलाई के बदले भलाई करना, ठीक है। आते हैं आप गई परा, देखो पराजय, पराभव, पराजय, पराभव, पराकाष्ठा, है ना। फिर देखिए परिवार, परिवार, ठीक है। परिवेश, परिवार, परिवेश, परिवेश आसपास का वातावरण जो होता है उसको हम परिवेश बोलते हैं, ठीक है। परिवार आप समझ ही गए, तो परी के साथ में जुड़ रहा है, परी, 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 नॉट परी, वो उड़ने वाली नहीं है, री की मात्रा मत घुमा देना, री की मात्रा घुमाओगे परी बन जाएगा, परिवार, ठीक है, वो नहीं करना, परिवार, ठीक है। फिर आगे देखिए सम,
सम में तो आपको याद होगा ना कि सर आपने बताया था सम के साथ में मैं अगर योग लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, संयोग। सम के साथ में अगर मैं सार लिखूंगा तो बन जाएगा संसार। ठीक है, संधि वाली चीजें भी है, याद रखनी जरूरी है कि सम जो है वो आपका उपसर्ग भी है और संधि के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, लिखो। तो सबसे पहले संयोग, फिर संसार, संस्कृत, याद हो तो सम प्लस कृत, है ना। फिर आते हैं आगे हमारे उदाहरणों पर। आगे का उदाहरण देखिए क्या कह रहा है। आगे का उदाहरण कह रहा है, अब आगे हमारे पास में सु, वी और स्व। ठीक है, तो देखिए ये सु, ठीक है, सु पुत्र, सुपुत्र, सुना होगा, सुपुत्र, सुपुत्र, सुपुत्र सुना होगा। फिर सुकाम, अच्छा काम हो उसको सुकाम, है ना, सुपुत्र, सुकाम, बात आई समझ। फिर देखिए इसके बाद अगर हम बात करें वी, वी का अर्थ यहां पर बनेगा विशिष्ट। तो यहां पर देखिए लो शब्द भी बन गया, वी शिष्ट, शिष्ट मूल शब्द था, विशिष्ट जोड़ दिया। एक आप विषय पढ़ते हैं, एक विषय पढ़ते हैं, ठीक है, कौन सा विषय पढ़ते हैं जिसमें पूरे के पूरे हमारे जीवन में जो घटनाक्रम होते हैं उनके संदर्भ में बातें होती है। बताओ, सही बता रहे हो। सामाजिक, उसके आगे क्या, विज्ञान, क्या है, विज्ञान, क्या है, विज्ञान। तो क्या बन गया, विज्ञान, क्या बन गया, विज्ञान, विज्ञान। विशिष्ट ज्ञान जो होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए स्व, स्व से देखो, स्वदेश, अपना देश, स्वदेश मतलब अपना देश। फिर स्वतंत्र, फिर हम क्या बात करें, स्वतंत्र, है ना। तो स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज्य, ये सब क्या है, यहां पर आपके मूल शब्द के साथ में, मूल शब्द के साथ में उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज की कक्षा इसी संस्कृत के उपसर्गों के साथ में समाप्त होती है। मिलेंगे जल्द ही हिंदी और विदेशी भाषा के उपसर्गों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।